जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको इस पूरे लेक्चर को देखना चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में जैसे कि हम लोग एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का सार संग्रह को हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ईरानी और मकदूनियाई जो आक्रमण है और इसके बाद जो मौर्य युगीन साम्राज्य है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो ईरानी आक्रमण था उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उसी समय ईरान के हखमनी शासक भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम यानी कि दारयूबहू को प्राप्त हुई, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहुस्तून, पर्सियोपोलिस एवं नौसेरुस्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग को अधिकृत किया। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस यानी कि ईरान का 32वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। भारतीय क्षत्रपी में सिंधु, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत व पंजाब के सिंधु नदी के का पश्चिमी हिस्सा था। संपर्क के परिणाम। ईरानी लिपिकार यानी कातिब भारत में लेखन का एक विशेष रूप ले आए जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना व उनके प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्ताव व उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली। यानी कि ईरानियों के द्वारा ही यूनानियों को कि भारत में अपार संपत्ति है इसकी जानकारी मिली। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के स्वतंत्र राज, तो उस समय जो तक्षशिला था, उसके बाद शूद्रक, पटलेन, पुरु, आस्पेसियन, निसा, गेवरुवंश, प्यूकेलाउटियंस, अस्केनांस, अर्सेक्स, संबोस, सुद्राई, ये उस समय के स्वतंत्र राज थे जब ये सिकंदर ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। अगलसोई, सिबोई, गंदारिस, ग्लंगोनियाकाय, ओसेडियोई, मलोई, मोसिकनोस, आब अस्टोनोई, जार्थ्रोई, फेगेला, अद्रेस्तियई, अभिसार, कैथियंस, सोफाइस्टस, मसनोई, ऑक्सिकनोस। पंजाब व सिंध क्षेत्र के 28 स्वतंत्र राज्य थे। यानी कि उस समय के ये 28 स्वतंत्र राज्य थे जब सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया था तब। सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जिनमें कुछ गणतंत्रात्मक एवं कुछ राजतंत्रात्मक थे जिन्हें अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था। सिकंदर यूनान के राजा मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यानी उनका जीवन काल था। यूनानी दार्शनिक थे। वे प्लेटो के शिष्य थे। यानी सिकंदर का गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु प्लेटो। उनका जन्म एस्टेगेनिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु की भौतिकी, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों की रचना किए। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा।
उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिकंदर के समवर्ती जितने भी लेखक थे उन्होंने क्या क्या लिखा है। जिसमें था अरिस्टोब्यूलस, जो 327 ईसा पूर्व से लेकर के 326 ईसा पूर्व तक इन्होंने रचना किया था, यानी इस समय तक वो भारत में रहा। युद्ध का इतिहास इसकी जो प्रमुख रचना थी वो थी। इसमें इन्होंने बताया है कि एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया। ओनो सेक्रियटस जो 327 से 326 ईसा पूर्व, यानी कि एक साल ये भी रहा, सिकंदर की जीवनी इसने लिखा है और ये जहाजी बेड़े का चालक था। तीसरा है निरियाकस जो 327 से 326 ईसा पूर्व, अस्ट्रोबो व एरियन विवरण इसकी प्रमुख रचना है। यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एक एडमिरल था। सिकंदर का आक्रमण जितने मतलब किस किस इलाके में उसने आक्रमण किया था तो उसको यहाँ पे दिखा ये दिया हुआ है, तो आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए हम लोग अब सिकंदर के संक्षिप्त जीवनी का जो वृत्तांत है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका जो जन्म हुआ था सिकंदर का 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय यानी मकदूनिया का शासक था, और ये जो राजगद्दी पर बैठा वो 336 ईसा पूर्व यानी कि बैठा, और 20 वर्षों तक उस समय वो 20 वर्ष की अवस्था की था। ईरानी युद्ध की व्यस्तता 334 से 330 ईसा पूर्व तक रहा। भारत पर विजय का प्रस्थान ये 326 ईस्वी ईसा पूर्व में किया, और भारत से स्वदेश प्रस्थान 325 ईसा पूर्व में, यानी कि ये एक साल के बाद ही भारत से ये रिटर्न आ गया। भारत में रहने की अवधि 19 महीना, यानी कि भारत में लगभग 19 महीना रहा। मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ, और उस समय इसकी अवस्था थी 32 वर्ष। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ। ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के मध्य संघर्ष हुए। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति की लालसा थी। सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण। तो उस समय का जो लेखक था डाइमेकस था, जिसका समय 298 से 273 ईसा पूर्व था, और उसकी रचनाएं थी अप्राप्त, यानी कि प्राप्त नहीं हो पाई है कि उन्होंने क्या चीज़ का रचना किया था। वैसे ही था डायोनियम जो 284 से 262 ईसा पूर्व, अप्राप्त इसका भी है। उसके बाद 3 नंबर पे आता है मेगास्थनीज जो 305 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व, इंडिका नामक ये पुस्तक का रचना किया। उसके बाद है पॉलीविनियस जो 144 से 42 ईसा पूर्व, इसका भी जो लेखक रचना है वो क्या है, अप्राप्य है। अगला है पेट्रोक्लीज जो 261 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व, पूर्वी देशों का भूगोल इसने लिखा था। उसके बाद है पेरिप्लस जो यूनानी था, ये 8 से 115 ईसा पूर्व, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इसने रचना की है। उसके बाद है पिलनी जो 77 से 78 ईसा पूर्व, लैटिन भाषा में इसने लिखा नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद है एरियन जिसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में रचना की है सिकंदर का आक्रमण। उसके बाद टॉलमी जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व भी ज्योग्राफी की रचना किया। एस्ट्रोबो जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ज्योग्राफी ही इसने भी इसको रचना किया। उसके बाद है एरियन जो 100 ईसा पूर्व, अ कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री वन ऑन द पेकुलियरिटीज ऑफ एनिमल्स, इसने इसकी रचना की। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया। सिकंदर किस दर्रे से, खैबर दर्रे से होकर भारत आया। उसका पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी और पोरस के विरुद्ध था। तक्षशिला का राजा आम्भी और पोरस सुविख्यात राजा थे जिनका राज झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षक था। तक्षशिला के शासन आम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। हाइडेस्पीज यानी कि वितस्ता आधुनिक झेलम, पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध हुआ। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उसने उसका राज वापस कर दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लैगोनियकाय और कठ जातियों को पराजित किया।
सिकंदर ब्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था। वह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से मना कर दिया। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। भारत को गर्म भारत की गर्म आबो हवा और 10 सालों से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वे घर लौटने के लिए अत्यंत आतुर हो गए थे। उन्हें सिंधु के किनारे भारतीय शौर्य का आभास मिल चुका था। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा। इस दौरान वह हमेशा युद्ध में लगा रहा। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर 2 भागों यानी कि जल मार्ग निराकस के नेतृत्व में और स्थल मार्ग क्रेटस के नेतृत्व में विभक्त हो गई। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों अस्थायी शासकों के हाथ सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बुकेफाला झेलम नदी और निकैया विजयनगर बसाए थे। पहला नगर अपने घोड़े की याद में तथा दूसरा नगर पोरस पर विजय की स्मृति में बनाया था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान से 4 विभिन्न स्थलों, मार्गों और जल मार्गों के द्वारा खुले। भारत में गांधार शैली की कला जिसका विकास 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, वह यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें झेलम के तट पर बुकेफाला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए जिनमें उन्होंने सिकंदर के अभियान तथा तिथि सहित इतिहास लिखा है। इससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथि क्रम इतिहास तैयार करने में सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत में उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बताते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र। तो सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए। सिंधु और झेलम का भाग, तो वहाँ पे तक्षशिला के राजा आम्बी को नियुक्त कर दिया और झेलम और ब्यास के नदी वाले भाग में पोरस के राजा को नियुक्त कर दिया और सिंधु का उत्तरी और पश्चिमी भाग में फिलिप को तथा सिंधु का निचला जो भाग था वहाँ पे पिथोन को नियुक्त किया। सिकंदर के इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखकों का विवरण। तो स्काइलेक्स जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, इसकी प्रमुख रचना ज्ञात नहीं है। उसके बाद है हिकेटियस मिलेट्स जो 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व रहा, जिसकी रचना थी भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। हेरोडोटस जो 484 से 431 ईसा पूर्व, हिस्टोरिका। और केसियस जिसकी समय थी 416 से 398 ईसा पूर्व यानी कि 5वीं सदी। और इंडिका और पार्सिका इसने लिखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य।
मौर्य युग में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मौर्य युग। मौर्य युग का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी शासनकाल 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व रही। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। इसका पुत्र बिंदुसार था, जो 298 से 273 ईसा पूर्व में आगे साम्राज्य को विस्तारित किया। बिंदुसार का पुत्र अशोक था, जो ये भी महान शासक था। 273 से 232 ईसा पूर्व मास्की अभिलेख से अशोक का ये मिलता है वर्णन। उसके बाद पुराण में अशोक वर्धन कहा गया इसको, और ब्रह्म लिपि में इसको प्रियदर्शनी भी कहा गया है। अशोक के उत्तराधिकारी, तो जो अशोक के उत्तराधिकारी थे उसमें कुणाल था, जो धर्म विवर्धन था। उसके बाद दशरथ, उसके बाद संप्रीति, जो जैन धर्म का उपासक था। शालीशुक, देवबर्मन और सतधवा। उसके बाद बृहद्रथ, जो अंतिम मौर्य शासक था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मौर्यगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मूरा नामक स्त्री थी, जो नंदों के रनिवास में रहती थी। रनिवास यानी जहाँ रानियाँ रहती है वहाँ पे वो सेवा सत्कार करती होंगी। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे, जो संभव है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश का थे। यानी इनके वंश को लेकर के ये इतिहासकारों में मतभेद है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पॉलीब्रोथम यानी पाटलिपुत्रक था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाखा दत्त ने 9वीं सदी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी उससे पहले भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसने प्रथम भारतीय अखिल साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया और बाद में दोनों शासकों के मध्य समझौता हो गया और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु के पश्चिम क्षेत्र दे दिया। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियान्स ने किया है। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिम व उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन भी शामिल थे। उसका जो प्रशासनिक संगठन था वो कैसा था, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। मौर्य ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तथा पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिखा है। इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था तथा प्रांत छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त थे। प्रांतों को जिला या निकायों में विभक्त किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानिक होता था, वह समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय से छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी।
इसमें 400 गांवों को सम्मिलित किया गया था। 200 गांव का समूह खरवाटिक कहलाता था तथा 100 गांवों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा होता था। ग्रामीणों को कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रण करते थे। एक गोप की जिम्मेवारी 10 गांव की थी। गोप व अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के कार्य की देखभाल में प्रदेष्ट भी समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैनी, तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया था। सबसे उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र अथवा अमात्य कहा गया, जिनकी संख्या 18 थी। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड यानी कि हायरार्की के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। अब जो समितियां हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रथम समिति जी थी वो उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही का निगरानी करती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा रखती थी। जो चतुर्थ समिति थी वो व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति वस्तुओं का विक्रय और निरीक्षण करती थी। और छठी जो समिति थी बिक्री कर वसूल करना इसका काम था। सॉरी फ्रेंड्स, ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, वाटों और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं अस्थायी सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंधन किया गया। कौटिल्य व मेगास्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरांगनी यानी पैदल, हाथी, घोड़े और रथ थे। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे, जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। पिलनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त थी। आंतरिक सुरक्षा व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। वह अपराधियों पर नियंत्रण रखता था। पूरे साम्राज्य में गूढ़ पुरुषों यानी गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर विभाग, तो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचर होते थे, जो महामात्य पर्षद के अधीन काम करते थे। इससे संबंधित कुछ गुप्तचर निम्नलिखित यानी नीचे लिखे हुए हैं, जिसमें पहला था संचार। तो संचार का काम होता था गतिमान गुप्तचर, यानी कि बहुत तेजी से सूचनाओं को लेके आता था। दूसरा था संस्था, यह एक जगह रहकर ही काम करने वाला गुप्तचर था। तीसरा था प्रतिवेदक, ये विशेष संवाददाता, इसकी पहुंच सीधे राजा तक होती थी। चौथा है पुलिसानी, लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। और पांचवा है चर, जो अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर है। छठा गुण पुरुष, जो अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर था। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठे हिस्से तक होते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी गई थी उनसे सिंचाई कर वसूला जाता था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था उन पर प्रवेश द्वारा चुंगी लगा दिया जाता था। अगला है बिंदुसार, जिसकी शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व रहा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्रकेटस यानी कि अमित्रघात कहा है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के विभिन्न नाम, तो बिंदुसार को अमित्रकेटस यानी कि यूनानी ग्रंथ में इसको कहा गया ऐसा। आतलीद्रुचट्स ये स्ट्रोबेबो ने कहा है। और अमित्रघात यानी संस्कृत शत्रुओं की हत्या करने वाला इसको बताया गया है।
अमित्रचट्टस एथेनियस में कहा गया है। अमित्र खंड संस्कृत के शत्रुओं का नाश करने वाला इसको बताया गया है। और सिंहसेन इसको जैन ग्रंथ में बताया गया है। सीमसेन राजवली कथा में बताया गया है। और मद्रसार ये वायु पुराण में इसको बताया गया है। तथा बिंदुपाल फाटमेन चुलीन यानी कि चीन साहित्य में इसको बताया गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिगलोवास नामक एक भविष्यवक्ता था जो आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक सोफिस्ट यानी कि दार्शनिक की मांग की थी। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेजा। बिंदुसार से सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायोनिसस नामक राजदूत को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हो गई थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी अशोक हुआ जो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। अशोक मौर्य साम्राज्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था तथा अपने 99 भाई की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। पत्नी देवी विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक की प्रथम पत्नी थी यानी कि उसकी प्रथम पत्नी पत्नी देवी थी। इसी से महेंद्र व संघमित्रा का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी त्रिशरक्षिता का उल्लेख है। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख इलाहाबाद जो स्थित है में रानी के अभिलेख जिसमें चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। में अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन यानी कि अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक की उपाधियाँ तो अशोक इसको जो मास्की लघु शिलालेख है इसमें अशोक नाम इसका मिला है। और देवान प्रियस अशोक राजा जो गुर्जर लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ है। अशोक मौर्य जो रुद्र दामनगढ़ जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है। प्रियदर्शी राजा जो बराबर गुहा लेख से मिला है। प्रियदर्शी राजा मगध जो भाब्रू बैराट लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ है। वैसे ही प्रियदर्शी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश महावंश से प्राप्त हुआ है। अगला है अशोक वर्धन जो पुराण से प्राप्त हुआ है। राजा अशोक जो नेट्टूर लघु शिलालेख से मिला है। राजा अशोक देवान प्रिय जो उद्गोलम लघु शिलालेख से प्राप्त हुआ है। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के अभिलेख तो अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता था यानी उसी को शिलालेख कहा जाता है। गुर्जरा मास्की नेट्टूर उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवान प्रिय यानी कि देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। शिलालेख रॉक एडिक्ट शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इस स्थानों के नाम इस प्रकार हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिसमें पहला है शहबाजगढ़ी जो पेशावर ज़िले में स्थित है। दूसरा है मानसेहरा जो हजारा ज़िले से स्थित है। उसके बाद तीसरा है कालसी जो उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में स्थित है। चौथा है गिरनार जो काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार में पहाड़ी में स्थित है।
पांचवा है धौली, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित। जौगढ़ जो उड़ीसा के ही गंजम जिले में स्थित है। एरागुड़िक जो आंध्र प्रदेश और कुर्नूल जिले में स्थित है। सोपारा जो महाराष्ट्र में स्थित है। और धौली, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा तबीयत खराब होने के चलते थोड़ी आवाज़ अच्छी से नहीं आ रही होगी, तो चलिए कोई बात नहीं। धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पे 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पे 2 अन्य लेख खोदे गए हैं जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। अगला है लघु शिलालेख, यानी ये छोटे छोटे पत्थर के शिलालेख मिले हैं। लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला है रूपनाथ जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सासाराम जो बिहार में। भाबरू बैराट जो राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित मिला है। वैसे ही मास्की हैदराबाद के रायचूर जिले में मिला है। ब्रह्मगिरी जो मैसूर के चित्रदुर्ग में मिला है। सिद्धपुर जो ब्रह्मगिरी के अन्य 1 मील पश्चिम स्थित है। वैसे ही जतिंग रामेश्वर जो ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। एरगुड़ जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गोबीमठ जो मैसूर के कोपवल नामक स्थान पे मिला हुआ है। पालिकीगुड़ू जो गोबीमठ से 4 मील दूर की स्थिति पे है। अगला है राजुल मंडगिरी जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और औरा जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त सारोमारो यानी कि शहडोल मध्य प्रदेश और नेट्टूर मैसूर नामक स्थानों से लघु शिलालेख के 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया गया है। स्तंभ लेख यानी कि पिलर, इसमें पिलर पे लिखा गया। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए पाए गए हैं। ये इस प्रकार है। पहला है दिल्ली टोपरा। यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर यानी खिजराबाद जिले में स्थापित था। मध्य युग में यह तुगलक शासन फिरोज शाह दिल्ली द्वारा लाया गया, यानी फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। उसके बाद है दिल्ली मेरठ। यह भी पहले मेरठ में था जो बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। तीसरा है लौरिया अरेराज जो बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। चौथा है लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार के चंपारण जिले में ही स्थित है। और 5वां है रामपुरवा जो चंपारण बिहार में ही स्थित है। उसके बाद 6ठा है प्रयाग। यह पहले कौशाम्बी में था जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। लघु स्तंभ लेख। अशोक के राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं, जिसमें पहला है सांची, उसके बाद सारनाथ, कौशाम्बी, रुकनुदेही, उसके बाद है निगलीवा। और सांची, सारनाथ, कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संग भेद करने का आदेश दिया है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुकनुदेही स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है तथा निगलीवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। अगला है गुहा लेख यानी केव इंस्क्रिप्शंस। दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित परावर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। यह सभी अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्टी है। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला में अरमाइक लिपि में लिखा गया है। एक भग्न अभिलेख कंधार के पास शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित
लघमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया है। अशोक का अभिलेख एक अन्य प्राप्त हुआ है। सभी मनुष्य मेरी संतान यानी कि प्रजा है। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए एक इहलौकिक एवं परलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। ये प्रथम शिलालेख कलिंग के लेख से प्राप्त हुआ है। जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने राजकों को नियुक्त की है। अगला है, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये 7वें अभिलेख से मिला हुआ है। अशोक के प्रमुख शिलालेख, तो अशोक के प्रमुख शिलालेख में है जौगढ़ जो गंजम जिले में स्थित है उड़ीसा में। उसके बाद है धौली जो पूरी उड़ीसा में ही है। तीसरा है कालसी जो देहरादून उत्तराखंड में है। उसके बाद है एरगुड़ी जो कर्नूल आंध्र प्रदेश में। गिरनार जूनागढ़ गुजरात में। सुपारा जो थाने ये महाराष्ट्र में स्थित है। 7वां है मानसेहरा जो मानसेहरा और पाक अफगानिस्तान सीमा पे है। उसके बाद है शहबाजगढ़ी जो मर्दान यानी कि अफगानिस्तान में स्थित है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता पाई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ने में सफलता पाई, तो जेम्स प्रिंसप ने। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलिंग युद्ध, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। तो राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग के युद्ध से नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। उसके अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक के अभिलेखों की खोजकर्ता, तो जो अभी अशोक अभिलेख है उसको किसने खोजा है उसके बारे में। धौली अभिलेख के को किट्टो ने खोजा 1837 ईस्वी में। भाबरू शिलालेख को कैप्टन वर्ट ने खोजा 1840 ईस्वी में। बराबर और नागौरजिन जो गुफा था उसको हैरिंगटन ने 1785 ईस्वी में खोजा। दिल्ली टोपरा जो है वो कैप्टन पोलियार ने खोजा 1785 ईस्वी में। और दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है इसको पैड्रो टीपेंथलर ने लिखा 1785 ईस्वी में। मानसेहरा का जो शिलालेख है इसको कैप्टन ले ने खोजा 1889 ईस्वी में। और जो कालसी शिलालेख है उसको जॉन फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में खोजा। रुक्नुद्दीन जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ये फिरहरर ने खोजा 1896 ईस्वी में। और जौगढ़ अभिलेख जो है ये सर वाल्टर इलियट ने 1850 ईस्वी में खोजा। गिरनार शिलालेख को लेफ्टिनेंट कर्नल डार्ट ने 1822 ईस्वी में खोजा। और शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इलाहाबाद स्तंभ लेख टी.एस. वर्ड ने 1834 ईस्वी में खोजा। और मास्की अभिलेख को बीडे ने 1915 ईस्वी में खोजा। नीलगिरी सागर फिहरर ने ही खोजा जो 1895 ईस्वी में खोजा। और रामपुरवा का जो शिलालेख है इसको करलाइल 1872 ईस्वी में खोजा। सारनाथ जो स्तंभ है इसको आर.एल. स्टाइन ने 1905 ईस्वी में खोजा। कलिंग युद्ध एवं इसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़ दी, सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धम घोष की घोषणा की। अशोक ने पश्चिम एशिया एवं यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे, जिसमें महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा जो बहुत ही फेमस है, इसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मंजिकिंत को कश्मीर और गंधार में भेजा। सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि भेजा। और महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में भेजा। रक्षित को बनवासी यानी कर्नाटक में भेजा। और महारक्षित को यवन देश में भेजा। महादेव को महिष मंडल यानी मैसूर में भेजा। और धर्मरक्षित को अपरांतक में भेजा। वैसे ही मध्यम को हिमालय देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो रज्जुक कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्राप्त था। अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव।
कलिंग के युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया, बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उसकी इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेखों में पाए धम्म यात्रा शब्द से भी मिलता है। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन यानी संगीति आयोजित करवाया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजा। अशोक ने नारी सहित समाज के लिए धर्म महामात्र बहाल किए। वह कर्मकांडों का विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोध किया था यानी विरोधी था। उसने कई प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा राजधानी में प्राणी को मारना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया था। अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। उसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें तथा दासों और सेवकों के प्रति दया करें। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। इतिहास में अशोक का स्थान। तो अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। निसंदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्राय एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध दिया। उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं एवं विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को तैनात किया। इससे प्रशासन कार्य में लाभ हुआ तथा साथ ही विकसित गंगा के मैदान और पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। अब हम लोग देखेंगे अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम। तो जो भारतीय नाम है और ये विदेशी राजा थे। तो आंतियोक, ये सीरिया के राजा एंटियोकस थे, इनका नाम भारत में आंतियोक पड़ा। तुर्मै, जो ये मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस थे। वैसे ही अंतिकिन, जो मकदूनिया के राजा एंटीगोनस थे, और मग, जो सीरिया के राजा मगस थे। वैसे ही अलिक सुंदर, जो एपिरस के राजा अलेक्जेंडर थे। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रामक और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी, तो अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल हुआ, उसके बाद बंधु पालिक कुणाल का पुत्र, उसके बाद इंद्र पालिक हुआ, उसके बाद दसोन हुआ, फिर दशरथ हुआ, फिर संप्रीति हुआ, उसके बाद सालिशुक हुआ और देवबर्मन, उसके बाद शतधनुष और बृहद्रथ, लास्ट में कौन हुआ? बृहद्रथ। अब मौर्य प्रशासन कैसी थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, जिसमें पहला था राजकीय नियंत्रण। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म यानी कि वर्णों के आश्रमों को आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक और सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा। प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी, तो महामात्य जो थे वो प्रमुख अमात्य नगरों के अधिकारी थे, और जो रूप दर्शक थे ये सिक्कों का जांच करता थे। वैसे ही अमात्य योग अधिकारियों का समूह था, और जो अग्रामात्य था वो प्रधानमंत्री का पद होता था। प्रदेष्टा जो मंडल का प्रमुख या प्रधान अधिकारी होता था। वैसे ही एस्ट्योनोमई जो नगर का अधिकारी होता था। रज्जुक होता था, ये साम्राज्य में न्याय और राजस्व के अधिकारी होता था। और स्त्री महामात्र जो थी वो महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाली अधिकारी होती थी। सौर्ण वर्णिक जो टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था, और अंतम महामात्र जो सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी होते थे। धम्म महामात्र ये समाज में सामंजस्य स्थापित स्थिति बनाए रखना इनका काम था। और जो महामात्य पार्षद थे वो गुप्तचर विभाग के प्रधान हुआ करते थे। वैसे ही युक्तक जो जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने का वाले अधिकारी होते थे। अशोक के शिलालेखों के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक कार्यों को नहीं उल्लेख पाते जितने मौर्य काल में। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि थे। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे, और शास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। तीर्थ और संबंधित विभाग, तो जो मंत्री या पुरोहित होते थे इनको प्रधानमंत्री तथा प्रमुख
धर्माधिकारी माना जाता था। युवराज तो होते थे वो राजा के उत्तराधिकारी, और जो सन्निधाता होते थे वो राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी यानी कोषाध्यक्ष होते थे। वैसे ही जो समाहर्ता होते थे वो राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी यानी कि वित्त मंत्री होते थे। अगला है मंत्री परिषदाध्यक्ष यानी कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा जो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, और व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। जो नायक होता था वो सेना का संचालन करता था, और जो सेनापति होता था वो सेनाध्यक्ष यानी सर्वोच्च सैन्य कमांडर हुआ करता था। उसका अगला है अंतर्विशक जो सम्राट का अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था, और कर्मांतिक जो उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। प्रशासता जो राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकीय कोष दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला था। दंडपालक जो सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। उसका अगला होता था दुर्गपाल जो देश की भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करता था, और जो अंतपाल होता था वह सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करता था। आटविक जो वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, और दैवारिक जो राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला अधिकारी होता था। नागरक जो नगरों की सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। अगला है प्रांतीय और स्थानीय शासक। तो राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का शासक प्रांतीय शासक यानी परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासक की भांति प्रांतीय शासक में मंत्री परिषद होती थी। जिला रजकों के अधीन था, जो आज के आधुनिक जिलाधिकारी के साथ समान था। युक्त सचिव स्तर पर काम देखने वाला अधिकारी था। प्रांतीय और स्थानीय शासक, जिसमें पहला था उत्तरापथ जो तक्षशिला इसकी राजधानी थी, अवंती राष्ट्र जो उज्जैन इसकी राजधानी थी, कलिंग प्रांत जो तोसरी इसकी राजधानी थी, दक्षिणापथ इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, और जो प्राचीन मध्य प्रदेश इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। आर्थिक नियंत्रण, तो राज्य के 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। उनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार वाणिज्य, वाट माप, कताई, बुनाई, खान आदि का नियमन करते थे। मौर्य काल के सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया, जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसल उपजाए जाने का वर्णन मिलता है। उस समय का अधिकारी और विभाग, जो सीता अध्यक्ष था वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आरकाध्यक्ष था जो खानों का अध्यक्ष होता था, और जो लक्ष्मणाध्यक्ष था वो मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। वैसे ही शुक्लाध्यक्ष जो होता था वो व्यापारिक कर का प्रधान होता था, और जो मुद्रा अध्यक्ष होता था वो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। वैसे ही संस्थाध्यक्ष जो होता था वो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से 1/4 भाग तक भूमि राज्य को दे देते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों यानी कि डायोडोरस, एरियन, स्ट्रोबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी लोग स्वतंत्र और समान थे, उनमें कोई दास नहीं था। डायोडोरस मानता है कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता था, परंतु ऐसी स्थिति नहीं थी। अर्थशास्त्र में भी दासों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है। स्त्री दासों के रूप में धातु, उपचारिका, परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। स्त्री दासों की एक श्रेणी बंधकों की भी थी। हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कलसी, देहरादून जिले में हजारा होते हुए अंत के पेशावर पहुंचती थी। व्यापारिक वाणिज्य यानी व्यापार वाणिज्य, मेगास्थनीज के अनुसार एरिस्टोनोमोई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे तथा दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। राज्य की ओर से बाजार निर्धारित किए गए थे। निश्चित बाजारों में ही वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी।
पौतावध्यक्ष नापतौल, बटखरे बाजार और पण्याध्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण रखता था। उत्तरी मैदान में गंगा और अन्य नदियों यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थी। अशोक के शिलालेखों के मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राजमार्गों पर पड़ते थे। पत्थर के स्तंभ वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे तथा वहां के उत्तरी और दक्षिणी भारत में पहुंच जाते थे। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि से मौर्य काल महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के कृषकों, शिल्पियों और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत से करों का नामोल्लेख किया गया है। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षण होता था। कर निर्धारण का एक ऐसा विशद संगठन पहली बार मौर्य साम्राज्य में ही देखा जाता है। अर्थशास्त्र में उल्लेखित करों की लंबी सूची मिलती है। मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली आहत रजत मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थीं। ये मुद्राएं प्रचुर मात्रा में देश के बड़े भाग से प्राप्त हुए हैं। उद्योग धंधे। उस समय के उद्योग धंधे कैसे हुआ करते थे? उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के पृथक न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। अब इसमें जो श्रेणी होते थे इनको शिल्पियों का संगठन होता था। सार्थवाद जो होते थे अनाज के संबंध व्यापारियों का समूह होता था और जो निगम होते थे वो व्यापारियों का संगठन होता था। जो संघ होता था वो महाजनों और देनदारों का संगठन होता था और जो समय होता था वो संगठनों के कानून नियम समूह होता था। मुद्रा प्रणाली। तो मौर्य काल तक मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा का व्यवस्था तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। मुद्रा के निर्माण और संचालन पर राज्य का एक अधिकार था। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, सुवर्ण, कर्षाकर्ण, मासक, काकणी और अर्ध काकणी का उल्लेख मिलता है। मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता था? तो चांदी एवं तांबे के सिक्कों का उल्लेख है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के पर्ण, अर्धपर्ण, पाद और अष्टाभाग के थे। वैसे ही तांबे के सिक्के 4 प्रकार के मासक, अर्धमासक, काकणी और अर्ध काकणी थे। अगला है वस्तुकला। तो कला और वास्तुशिल्प में मौर्य का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। पत्थर से इमारत बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया। मेगास्त्रीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र स्थित मौर्य राजप्रसाद उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजप्रसाद। राजप्रसाद यानी कि महल होता था। पत्थर के टुकड़े और उनके ठूंठ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्हरार में पाए गए हैं जो 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व के संकेत देते हैं। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा शुरू की है। इसका सबसे पुराना उदाहरण बराबर की गुफाएं हैं जो गया से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अशोक स्तंभ। अशोक ने स्तंभ ईरानी व यूनानी कला से प्रभावित है। अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशु आकृति बनी है वह हड़प्पा की पशु आकृतियों की परंपरा से मिलती जुलती है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क के पहले से ज्ञात थी। इसका यह प्रमाण काली मिट्टी के बर्तनों को पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। पुनः ईरानी स्तंभ जहाँ नालीदार हैं तथा प्रस्तर खंडों के जोड़ने से बने हैं, वहीं अशोक के लाट सपाट और एक ही पत्थर से बने हैं। दोनों स्तंभों में घंटा व अलंकरण में भी अंतर है। लोक कला। तो मौर्यकालीन मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परखम यानी कि मथुरा से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्तियाँ, दीदारगंज से प्राप्त चमार गृहिणी और यक्षिणी की मूर्ति, लोहानीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थकर की मूर्ति, बेसनगर से मिली यक्षिणी प्रतिमा प्रमुख है। दीदारगंज से पाई गई यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई मूर्ति नहीं है। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति। गंगा मैदान के इस नई भौतिक संस्कृति का आधार लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्रा,
लेखन कला का प्रयोग उत्तरी काला पॉलिशदार मृदभांड आदि था। गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध था, अतः लोहे के उपकरणों के प्रयोग अत्यधिक बढ़ा। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ी, हांसिया और फालों के साथ अरावाला पहिया भी प्रचलित हुआ। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। मकान ईंट एवं लकड़ी के बनते थे। मेगास्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र में बनल लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया है। पक्की ईंटों का प्रयोग साम्राज्य के दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। इसी प्रकार छल्लेदार कुएं जो सबसे पहले मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए गए थे, वे अब साम्राज्य के केंद्रीय भाग से बाहर भी फैल गए। मध्य गंगा के मैदान की भौतिक सांस्कृतिक तत्व कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल, कलिंग, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी पहुँचे। अशोक के अभिलेखों के अनुसार चेर, चोल, पांड, सतीपुत्र और ताम्रपर्णी या श्रीलंका के कुछ मौर्य साम्राज्य की सीमा से लगे क्षेत्र में बसते थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, यानी कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ होगा, वो जो इतिहासकार हैं वो अपने अलग अलग मत रखते हैं, जिसमें डी कौशाम्बी का मत है कि आर्थिक कारण के कारण उनका क्या हो गया होगा, पतन हो गया, यानी कि आर्थिक संकट आया होगा जिससे उन लोगों का पतन हुआ होगा। वैसे हरप्रसाद शास्त्री का द्वारा मानना है कि धार्मिक नीति यानी ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण इनका पतन हो गया होगा। हेमचंद्र राय चौधरी के द्वारा अहिंसक और शांति प्रिय नीति अपनाने के कारण उनका पतन हो गया होगा। वैसे ही DN झा कहते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी हुआ होगा जिससे साम्राज्य का पतन हो गया होगा। रोमिल थापर कहते हैं कि केंद्रीय प्रशासन या अधिकारी तंत्र की प्रशिक्षित होना, ये सब क्या है, पतन के कारण है। 232 ईसा पूर्व में अशोक के राज्यकाल के समाप्त होते ही इसका विघटन प्रारंभ हो गया। ह्रास और पतन के कई कारण प्रतीत होते हैं। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई। उसने पशु पक्षियों को वध को निषिद्ध कर दिया था और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांडीय अनुष्ठानों की खिल्ली उड़ाई। संभवतः इससे ब्राह्मणों में की आय घटी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों से मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही तो जीते थे। मौर्य साम्राज्य के खंडहर पर खड़े हुए कुछ नए राज्यों के शासक ब्राह्मण हुए। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग व कर्ण ब्राह्मण थे। पश्चिम दक्कन और आंध्र के चिरस्थायी राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे। वित्तीय संकट, सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर होने वाले अत्यधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया होगा। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोष लगभग खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्य को सोने की देव प्रतिमाएं तक गलानी पड़ी। दमनकारी शासन, अशोक के कलिंग विजय से प्रकट होता है कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बहुत चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया कि वह समुचित कारण के बिना नागरिकों को सताए नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मौर्य काल ये समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और अपने स्टडी ग्रुप यानी दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।